दोस्तों, आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है जिसका नाम है साइंस क्लास। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 का चैप्टर जो कि है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो हम इस चैप्टर में केमिकल रिएक्शंस जो होते हैं उनके बारे में और उनके इक्वेशंस जो होने चाहिए उसको हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे आपका है कंसिडर द फॉलोइंग सिचुएशंस ऑफ डेली लाइफ एंड थिंक व्हाट हैपन्स व्हेन। तो आपको यहाँ पे जो सिचुएशंस दिए गए हैं तो उन्हें आपको सोचना है अपने डेली लाइफ के बारे में। तो आपका एग्जांपल यहाँ पे है मिल्क इज़ लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर्स। तो आप जब समर्स के टाइम में मिल्क को रूम टेम्परेचर पे रखते हो तो क्या होता है। और फूड इज़ कुक्ड, तो जब आपका खाना डिनर रेडी होता है या खाना रेडी होता है तो वो क्या होता है, उससे क्या होता है। और जो फूड हम डाइजेस्ट करते हैं तो वो कैसे डाइजेस्ट होते हैं। In all the above situations, the nature and the identity of the initial substance have somewhat changed. तो इसमें हमें बताया है कि जो situations ऊपर दिए गए हैं उसके नेचर और आइडेंटिटी जो होते हैं, आइडेंटिटी में सम चेंजेस आते हैं। तो इसमें हम पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शंस के बारे में। तो यहाँ पे आपको एक फिगर दिख रहा होगा जिसमें आपका है बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इन एयर एंड कलेक्शन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड इन विच वॉच क्लास। तो ये आपका है वॉच क्लास, ये आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड है। तो यहाँ पे मैग्नीशियम रिबन को हीट किया हुआ है तो इसके आपका एक्टिविटी 1.1 है। तो ये आप थोड़ा सा रीड करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ये इतना ज़रूरी नहीं है। और यहाँ पे आपको बोला है कि आप ऑब्जर्व करोगे जो मैग्नीशियम रिबन है वो जब बर्न होता है तो उससे डैजलिंग वाइट जो होता है वो वाइट फ्लेम निकलता है और वो वाइट फ्लेम वाइट पाउडर में चेंज हो जाता है। और ये पाउडर जो होता है उसे हम कहते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। और ये क्यों कन्वर्ट होता है, क्योंकि जो मैग्नीशियम होता है वो ऑक्सीजन के प्रेजेंट में आने से, उसके कांटेक्ट में आने से रिएक्शन होता है, तो इसलिए वो मैग्नीशियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इसमें आपका है एक्टिविटी 1.2 जिसमें आपको एक पिक्चर दिखाया है फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस बाय द एक्शन ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ऑन जिंक। तो यह आपका जिंक सॉल्यूशन है। तो यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड के ऊपर जिंक ग्रैन्यूल्स को आपको डिसॉल्व किया गया है। तो इसमें आपको बोला है कि आप क्या ऑब्जर्व करते हो। तो यहाँ पे है From the above three activities, we can say that any of the following observations help us to determine whether a chemical reaction has taken place. तो आपको ये एक्टिविटीज जो दिया गया है तो उससे आपको क्या पता चलता है कि वो ऑब्जर्वेशन जो हो रहा है उसमें केमिकल रिएक्शन का मौजूद होता है, जिसमें आपका केमिकल रिएक्शन होने से चेंज होता है इन कलर और उसमें स्टेट में भी चेंज आ जाता है, एवोल्यूशन ऑफ गैस होता है और चेंज वो टेम्परेचर में भी आता है। तो इसमें आपका है केमिकल इक्वेशंस। तो हम केमिकल इक्वेशंस के बारे में पढ़ते हैं। इसमें आपको बोला है जब मैग्नीशियम रिबन बर्न होता है तो वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आने से मैग्नीशियम ऑक्साइड में कन्वर्ट होता है। तो उस इक्वेशन को हम कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पे है आपका मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन जो रिएक्टेंस है, जो रिएक्ट होने के बाद आपको मिलते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड जो कि उसका प्रोडक्ट है। तो आप ऐसे इक्वेशंस लिख सकते हो। यहाँ पे आपको बोला है जो मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है वो उसका प्रोडक्ट है। What equation shows change of reactants of products through an arrow placed between them। तो ये जब एरो आप देख रहे हो इधर, ये एरो वो चेंज के बाद क्या निकलता है उसका सिंबल है। जैसे आपका राइट हैंड साइड में है RHS, आपको पता ही होगा, और प्लस साइन जो होते हैं वो है उनके बीच में। यहाँ पे आपको पता चलेगा राइटिंग केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल इक्वेशन को कैसे लिखना है। तो आपको यहाँ पे है एक केमिकल इक्वेशन जो कि फॉर्मूला आपको बताया है मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का। तो दोनों के मिलन से क्या हो जाते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड, जिसका आपको फॉर्मूला यहाँ पे आप देख सकते हो Mg जो कि है मैग्नीशियम और उससे आपको ऑक्सीजन को प्लस करना है। तो यह आपका हो जाएगा MgO। जैसे Mg प्लस आप करोगे O2 तो आपको मिलेंगे MgO। ये है मैग्नीशियम ऑक्साइड।
तो यहाँ पे है 1.1.2 में बैलेंस केमिकल इक्वेशंस। तो ये क्या है? तो आपको पता ही है केमिकल इक्वेशंस कैसे लिखना है, और जो केमिकल जो होते हैं वो कांटेक्ट में आ जाते हैं तो उससे आपका प्रोडक्ट निकलता है। जैसे कि आपको इक्वेशन दिया गया है जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, तो आप जिंक को सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करते हो तो आपको मिलेंगे जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन, इसमें आपको हाइड्रोजन मिलेगा। जैसे आपका इक्वेशन है Zn, ये है जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड का है H2SO4, तो आपको ये सब आपस में मल्टीप्लाई करने हैं तो आपको मिलेंगे ZnSO4 प्लस H2। तो ये आपका इक्वेशन है, जैसे Zn प्लस H2SO4, तो आपको मिलेगा Zn, तो आपको ये इस Zn को SO4 से मल्टीप्लाई करना है तो ये SO4 यहाँ आ जाएगा और आपका प्लस हो जाएगा ये H2 ऐसे। तो आपको यहाँ पे एलिमेंट दिया गया है, यहाँ पे आप देख सकते हो एलिमेंट, नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट्स जैसे कि है LHS लेफ्ट हैंड साइड, और नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट जैसे है RHS राइट हैंड साइड। तो Zn में आपके रिएक्टेंट्स कितने होते हैं? 1, तो आपको प्रोडक्ट भी 1 ही मिलेगा। हाइड्रोजन जिसमें आपको 2 दिखाया गया है तो RHS में भी 2 ही आएगा। तो S में है सल्फर जो कि 1 है तो 1 ही आएगा प्रोडक्ट उसका। ऑक्सीजन जो कि है 4 तो उसका प्रोडक्ट भी 4 ही आएगा। तो आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया है, लेट अस बैलेंस, ट्राई टू बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। तो आपको यहाँ पे एक इक्वेशन दिया गया है तो आपको इसको बैलेंस करना है। तो यहाँ पे है स्टेप 1, टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन फर्स्ट ड्रॉ द बॉक्सेस अराउंड ईच फार्मूला। तो आपको ये फार्मूला जो होते हैं उनके आसपास में आपको स्क्वायर शेप बनाना है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे स्क्वायर है, तो ये आपका स्टेप 2 में जाएगा जहाँ आपको Fe जो कि है आयरन जिसका LHS और RHS आपको लिखना है। यहाँ पे आप देख सकते हो स्टेप 3 जिनमें आपको कन्वर्ट करना है। तो इसमें आपका ऑक्सीजन एटम्स को बैलेंस करना होता है। जैसे आप देख सकते हो एटम्स ऑफ ऑक्सीजन जिसमें इनिशियल लिखा है, और इन रिएक्टेंट्स में आपका 1 इन H2O लिखा है और प्रोडक्ट में आपका आएगा 4। तो बैलेंस कैसे करते हैं? इन रिएक्टेंट्स में आपको 1 into 4 करना होता है। तो यहाँ पे आप एग्जाम्पल में देख सकते हो यही एग्जाम्पल जो आपको ऊपर की तरफ लिखा था। तो Fe प्लस 4H2O, यहाँ पे आपको दिखाया था H2O सिर्फ, तो आपको ये 4, ये ऑक्सीजन कितने हैं आपको काउंट करने हैं और इनमें लिखना है। जैसे यहाँ है 4H2O तो आपका ये हो जाएगा Fe और ये 3 और O4 प्लस H2, ये आपका बैलेंस्ड इक्वेशन हो जाएगा। और स्टेप 4 में आपको हाइड्रोजन कितने हैं ये आपको सोचना है और देखना है। जैसे कि आपका इनिशियल में है 8 हाइड्रोजन, तो 8 हाइड्रोजन जैसे 8 आपका कैसे आता है ये देखिए, ये है आपका हाइड्रोजन जो कि आपस में 4 है। तो यहाँ पे है आपका 2, तो 2 into 4 कितना होता है? 8, तो आपका हाइड्रोजन कितना है? 8, तो आपका प्रोडक्ट कितना आएगा? 2, क्योंकि 2 into 4 8 है तो इसका 2 हो जाएगा। और आपको बैलेंस करने के लिए इन प्रोडक्ट्स में आपको चाहिए 2 into 4 जैसे कि मैंने अभी बताया। यहाँ पे है स्टेप 5 जिसमें आपको इक्वेशन पिक करना है और उसके एलिमेंट जो कि बैलेंस पूरी तरह से नहीं हुए हैं तो आपको इसको बैलेंस करना है। जैसे एटम्स ऑफ आयरन में है आपका इनिशियल जिसमें आपको 1 in F3 लिखा है और प्रोडक्ट में आपको 3 दिया गया है, और आपको बैलेंस करने के लिए 1 into 3 होगा तो इससे आपका 3 निकलेगा। आंसर आपका यहाँ पे देख सकते हो 3Fe, यहाँ पे प्लस 4H2O आपका कितना आता है? Fe3, ये O4 और प्लस 4H2, ये आपका बैलेंस इक्वेशन है। तो आपका फाइनली आपका आंसर आपको करेक्ट है या नहीं आपको यहाँ पे दिखाया गया है। ये है आपका इक्वेशन बैलेंस किया हुआ, और यहाँ पे आपको स्टेप 7 दिखाया गया है। जैसे राइट सिंबल ऑफ फिजिकल स्टेट, तो आपको सिंबल भी लिखने हैं। जैसे अगर आप
केमिकल इक्वेशन फिजिकल स्टेट्स में और रिएक्टेंट्स जो रिएक्ट और प्रोडक्ट आपने लिखे हैं तो उसमें आपको केमिकल फार्मूला लिखना होता है, जैसे कि वो गैसियस स्टेट में है, लिक्विड स्टेट में है या सॉलिड स्टेट में है। तो आपको गैसियस स्टेट में है तो आपको G लिखना होगा, लिक्विड में है तो L लिखना होगा, एक्वस में है तो AQ लिखना होगा और सॉलिड में है तो आपको S लिखना होगा, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है। तो आपका बैलेंस इक्वेशन हो जाएगा, यहाँ पे है 3Fe जो कि सॉलिड स्टेट में है और 4H2O जो गैसियस स्टेट में है, और यहाँ पे आपका Fe3O4 जो कि सॉलिड स्टेट में है और 4H2 जो कि गैसियस स्टेट में है। तो आपके सिंबल्स लिखना होता है। तो अगर आप फिजिकल स्टेट में इंक्लूड नहीं करते हो तो केमिकल इक्वेशन हो जाता है नेसेसरी टू स्पेसिफाई दैम। तो आपको ये केमिकल इक्वेशंस होते हैं तो उसे स्पेसिफाई करना होता है, ज़रूरी हो जाता है। तो आपका ये रिएक्शन कंडीशंस किस किस में होता है, टेम्परेचर के बेसिस में होता है, प्रेशर के बेसिस में होता है और जो कैटलिस्ट प्रेजेंट होते हैं उसके बेसिस पे होता है। जैसे आपको इक्वेशन दिया गया है, आपको कार्बन डाइऑक्साइड का दिया है, जैसे ये है CO+2+2H2O, तो ये आपका हो जाएगा CH3OH। तो आपका यहाँ पे 6CO2 + 12H2O जो कि है क्लोरोफिल का फॉर्मूला, तो आपको ये दिखाया गया है। तो इससे आपको क्लोरोफिल से क्या मिल जाएगा, C6H12O6 जो कि है ग्लूकोज + 6O2 + 6H2O। तो ये आपका बैलेंस इक्वेशन है। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन दिए गए हैं, यहाँ पे आपको वही बैलेंस करने वाला दिया गया है, जैसे ये आप देख सकते हो बैलेंस इक्वेशन आपको लिखना है। यहाँ पे भी आपको सिंबल्स के हिसाब से लिखना है। तो यहाँ पे है 1.2 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो केमिकल रिएक्शंस कितने टाइप के होते हैं तो आपने पढ़ा ही है क्लास 9 में। केमिकल रिएक्शंस होने पर क्या होते हैं, एक एलिमेंट जो होता है वो दूसरे एलिमेंट को चेंज नहीं कर सकता। तो इसमें आपका पहला आ जाएगा कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जिसमें आपको एक एक्टिविटी भी दिया गया है, ये आप रीड कर सकते हो। यहाँ पे है टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। तो आपको कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है उसका आपको सॉल्यूशन लेना है। तो उसमें आपको एक बीकर में लाइम जो कि आपका नींबू है उसको उसके साथ मिलाना है और आपको पानी डालना है। तो आप यहाँ पे एक फिगर 1.3 देख सकते हो कैसा है। तो आपको यहाँ पे पूछा है डू यू फील एनी चेंज इन टेम्परेचर। तो टेम्परेचर में क्या चेंज आता है या नहीं, ये आपको पूछा है। तो यहाँ पे है कैल्शियम ऑक्साइड का आपका इक्वेशन, तो ये है CaO जो कि है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर जो कि है H2O। तो ये आपका हो जाएगा CaOH2 जिसे हम स्लेक लाइम भी कहते हैं। और इस रिएक्शन में आपको तो ये इक्वेशन से आपको मिलेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और ये एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल भी होता है। तो यहाँ पे है आपका लेट अस डिस्कस सम एग्जांपल्स ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जैसे बर्निंग ऑफ कोल जिसमें आपका कार्बन डाइऑक्साइड होता है, C+O2 इज CO2 दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड, और फॉर्मेशन ऑफ वाटर दिया गया है जैसे H2 और O2। तो आपका 2H2 से क्या आ जाता है प्लस O2 जो कि है 2H2O, आपका वाटर बन जाता है। अगर सिंपल लैंग्वेज में कहे तो ये जो आपके सब्सटेंस होते हैं वो दो भी हो सकते हैं या दो से और ज़्यादा भी हो सकते हैं, वो एलिमेंट भी हो सकता है या कंपाउंड भी हो सकता है, और वो कंबाइन करता है ताकि वो एक सिंगल प्रोडक्ट बन जाए। तो इसे हम कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। तो आपको यहाँ पे दिखाया गया है रिएक्शंस इन विच हीट इज़ रिलीज्ड। जब रिएक्शन होता है और उसमें हीट रिलीज होता है विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स के फॉर्मेशन होने तक वो रिलीज होता है, तो उसे हम कहते हैं एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शंस। इसमें आपको एग्जाम्पल्स दिए गए हैं जैसे बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। तो आपका यहाँ पे है CH4 + 2O2 दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। और यहाँ पे आपको बोला है फॉर एग्जांपल राइस पोटैटोज एंड ब्रेड कंटेन कार्बोहाइड्रेट। तो राइस पोटैटोज और ब्रेड में कार्बोहाइड्रेट कंटेन होता है, और एक कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में कन्वर्ट होने के लिए ब्रेक डाउन हो जाते हैं, और एक ग्लूकोज जब ऑक्सीजन से कंबाइन करते हैं तो ये हमारे बॉडी पर एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पे आपका है इक्वेशन C6H12O6 + 6CO2
जैसे कन्वर्ट होता है 6CO2 प्लस 6H2O प्लस एनर्जी में। तो ये आपका थर्ड पॉइंट देखेंगे, द डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट। जो वेजिटेबल होता है वो डिकम्पोज करने के लिए हम जो रख देते हैं वेजिटेबल पील्स को, तो वो भी एक एक्सोथर्मिक का रिएक्शन का एग्जाम्पल होता है। तो इसमें आपका है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो हम दूसरे पॉइंट में आते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसमें आपको एक फिगर दिख रहा होगा, यह है करेक्ट वे ऑफ हीटिंग द बॉइलिंग ट्यूब कंटेनिंग क्रिस्टल्स ऑफ फेरस सल्फेट का दिखाया है। जैसे आपको यहाँ पे इक्वेशन दिया गया है 2FeSO4 जैसे कि हीट करने से Fe2O3 जो कि है फेरिक ऑक्साइड प्लस SO2 प्लस SO3, आपको ये इक्वेशन मिलता है। फेरस सल्फेट जो होता है वो फेरिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाते हैं। और यहाँ पे है इन द रिएक्शन यू कैन ऑब्जर्व दैट अ सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन इनटू गिव सिमिलर प्रोडक्ट्स। और जो सिंगल रिएक्टेंट होते हैं वो सिमिलर प्रोडक्ट्स, जो उनके जैसे प्रोडक्ट्स देने में ब्रेक डाउन करते हैं। तो ये एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है। जैसे कि आपने फेरस सल्फेट को देखा है क्रिस्टल्स जो कि है FeSO4 7H2O जिसका फॉर्मूला होता है। तो ये वाटर को लूज करने से उसका कलर में चेंजेस आता है और ये डिकम्पोज होके फेरिक ऑक्साइड जो कि है Fe2O3 में कन्वर्ट होते हैं और सल्फर डाइऑक्साइड SO2 में और सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3 में कन्वर्ट हो जाते हैं। फेरिक ऑक्साइड एक सॉलिड है और SO2 और SO3 जो कि है गैसेस। तो आपको यहाँ पे एक एग्जांपल भी दिया गया है कैल्शियम कार्बोनेट का, जो कैल्शियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो रहा है और इससे कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रोडक्ट में निकल रहा है। जैसे ये है एग्जांपल CaCO3 जो कि है लाइमस्टोन, हीट करने से आपको मिलेंगे कार्बन ऑक्साइड जो कि है CaO और इसे हम क्विक लाइम भी कह सकते हैं प्लस CO2। और ये जब डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो रहा है बाय हीटिंग तो इसे हम कहते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। ये आपका वर्ड आ जाता है थर्मल डिकम्पोजिशन और ये आपका इक्वेशन है। तो यहाँ पे है एक्टिविटी 1.6, इसमें आपको रीड करने से हो जाएगा। यहाँ पे आपको बोला है You will observe the emission of brown fumes. These fumes are of nitrogen dioxide and the reaction takes place in, आपके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का एक्टिविटी दिखाया गया है। तो जब आप ये एक्टिविटी करते हो लीड नाइट्रेट के साथ तो आपका ये इक्वेशन निकलता है। जैसे 2PbNO3 हीट करने से आपको मिलेंगे 2BbO, आपका हो जाएगा ये लीड ऑक्साइड प्लस आपका 4NO2 जो कि है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस आपका है ऑक्सीजन। तो ये आपका इक्वेशंस मिलता है। तो यहाँ पे आपका है 1.7 में इक्वेशंस एक्टिविटी दिया गया है जो कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन की ही एक्टिविटी है। तो आपको 1.7 और 1.8 आपको जस्ट थोरोली रीड करना है। यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर जो कि है 1.6 की एक्टिविटी, इसमें आपको प्लास्टिक मग दिखाया गया है। हाइड्रोजन जो कि है ये वाटर, ये भी वाटर, ये है रबर स्लॉपर, ये है कैथोड, ये आपका है एनोड, ये आपका स्विच, ग्राफाइट रॉड, टेस्ट ट्यूब और ऑक्सीजन। तो ये है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। तो इसमें आपको 1.8 भी दिया गया है जिसमें आपको सनलाइट के प्रेजेंस में आपको एक चाइना डिश में सिल्वर क्लोराइड को रखना है जो कि 2 ग्राम आप ले सकते हो और उसका कलर आप सिल्वर क्लोराइड के चेंज होता है या नहीं वो आपको ऑब्जर्व करना होगा। तो यहाँ पे आपका है इक्वेशन, जो सिल्वर क्लोराइड है वो ग्रे टर्न होता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट में। तो आपका ये डिकम्पोजिशन होता है और ये आपका इक्वेशन है। जैसे कि 2AgCl जो कि है सिल्वर क्लोराइड और सनलाइट के प्रेजेंस में वो जाते हैं 2Ag प्लस Cl2 जो कि है सिल्वर प्लस सिल्वर क्लोराइड। तो आपका यहाँ पे है इक्वेशन और ये आगे पढ़ेंगे सिल्वर ब्रोमाइड जो कि उसी वे में बिहेव करता है। जैसे आपका इक्वेशन है 2AgBr, सनलाइट के प्रेजेंस में आने से 2Ag प्लस Br2 होता है। तो यहाँ पे पढ़ेंगे हम, यहाँ पे आपका क्वेश्चन दिए गए हैं वही जिसने अभी हमें पढ़ा है, यहाँ पे आपको दिया गया है। तो 1.2 में देखेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जिसमें आपका एक फिगर दिखाया गया है 1.8 में आयरन नेल्स डिप्ड इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। तो आयरन नेल्स को हमने कॉपर सल्फेट में डिसॉल्व किया तो क्या होगा। या आप एक्टिविटी 1.9 भी रीड करो।
और यहाँ पे आपको उस एक्टिविटी का रिजल्ट मिलेगा। जैसे आयरन नेल आपने डिप किया सल्फेट सॉल्यूशन में, तो वो क्या होता है, तो वो नेल जो है आप यहाँ पे देख सकते हो सिल्वर कलर में हमने डाला था, तो उसका कलर यहाँ पे चेंज हो रहा है। तो आपको यहाँ पे पूछा है वाई नेल बिकम ब्राउनिश इन कलर एंड द ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन फेड। तो ये ब्लू कलर जो कॉपर सल्फेट का था वो क्यों उड़ गया और आयरन नेल जो होते हैं वो ब्राउनिश कलर में क्यों कन्वर्ट हो गए। तो आपको यहाँ पे केमिकल रिएक्शन है, यहाँ पे आपको इक्वेशन दिया है Fe + CuSO4 जो कि है कॉपर सल्फेट, तो वो आयरन सल्फेट में कन्वर्ट होते हैं FeSO4 + Cu। ये है आपका कॉपर। यहाँ पे आपको आयरन डिस्प्लेस होता है या रिमूव हो जाते हैं एलिमेंट से, जैसे कि कॉपर या कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से, तो उस रिएक्शन को हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और इसके एग्जांपल्स आपको यहाँ पे दिए गए हैं। Zn + CuSO4 उससे आपको कन्वर्ट होके मिलेगा ZnSO4 जो कि है जिंक सल्फेट + Cu। और आपका यहाँ पे है Pb जो कि है लीड + CuCl2, ये है आपका कॉपर क्लोराइड जिससे आपको मिलेंगे PbCl2 + Cu। यहाँ पे है 1.2 जो कि है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये क्या है, यहाँ पे आपको एक फिगर दिख रहा होगा 1.9 में, फॉर्मेशन ऑफ बेरियम सल्फेट एंड सोडियम क्लोराइड। तो यहाँ पे आपका बेरियम सल्फेट का सॉल्यूशन है, यहाँ पे आपका सोडियम सल्फेट का सॉल्यूशन मिक्स कर रहे हैं। तो ये आप मिक्स करके आपको ये सॉल्यूशन में क्या रिजल्ट आते हैं वो ऑब्जर्व करना है। ये आप एक्टिविटी 1.10 रीड कर सकते हो। यहाँ पर एक आपको रिएक्शन दिया गया है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का। तो जो रिएक्शन जो होते हैं उसमें प्रेसिपिटेट प्रोड्यूस होते हैं तो उसे हम कहते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। और जो इनसॉल्युबल सब्सटेंस होते हैं जो कि फॉर्म हो रहा होता है तो उसे हम कहते हैं प्रेसिपिटेट। तो इसके आपका एग्जांपल है Na2SO4 जो कि है सोडियम सल्फेट + BaCl2 जो कि है बेरियम क्लोराइड, तो आपको मिल जाते हैं BaSO4 बेरियम सल्फेट + 2 NaCl जो कि है सोडियम क्लोराइड। तो यहाँ पे आपको बोला है कि BaSO4 जो होता है वो रिएक्शन SO4 2 और 4 एंड Ba2+ में से फॉर्म होते हैं और जो प्रोडक्ट होते हैं वो सोडियम क्लोराइड जो कि उस सॉल्यूशन में ही रहते हैं। और इस रिजल्ट को हम कहते हैं जो एक्सचेंज ऑफ आयंस होते हैं उनके बीच में, तो उस रिएक्टेंट को हम कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। यहाँ पे आपको ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दिख रहा होगा। यहाँ पे आपका है फिगर 1.10 जो कि एक कॉपर जो है कॉपर ऑक्साइड में ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो यहाँ पे आपका इक्वेशन बनेगा जैसे 2Cu + O2 जो कि हीट करने से आपको मिलेंगे कॉपर ऑक्साइड, और जब हाइड्रोजन पास होते हैं उस गैस के ऊपर से तो ब्लैक कोटिंग हमें दिखने को मिलेगा और जो सरफेस होता है वो ब्राउन कलर का होगा। तो इसमें हमें पता चलेगा कि कॉपर ऑब्टेन हो गया है। तो आपका ये है इक्वेशन CuO + H2 जो कि हीट करने से आपको मिलेंगे कॉपर + वाटर। तो यहाँ पे आपका है इफ़ अ सब्सटेंस गेन ऑक्सीजन, तो जब एक सब्सटेंस ऑक्सीजन गेन करता है ड्यूरिंग एनी रिएक्शन तो उसे हम कहते हैं ऑक्सीडाइज। और जो सब्सटेंस जो ऑक्सीजन लूज करके अपना रिएक्शन जो है वो कंप्लीट करता है तो उसे हम कहते हैं रिड्यूस्ड। तो यहाँ पे आपका इक्वेशन भी है। और जब हाइड्रोजन होता है, जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन गेन करता है तो उसे हम कहते हैं ऑक्सीडाइज। और जो रिएक्टेंट्स होते हैं जो ऑक्सीडाइज होकर रिड्यूस करते हैं रिएक्शंस में तो उसे हम कहते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस और रिडॉक्स रिएक्शंस। तो इसके आपके एग्जांपल्स यहाँ पे दिखने को मिलेगा। जैसे आपका है CuO + H2 जो कि हीट करने से आपको मिलेंगे रिड्यूस हो रहा है तो उसे Cu + H2O मिलेंगे। और हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन के ऊपर गेन कर रहा होता है तो यहाँ पे ऑक्सीडाइज होकर आपको वाटर मिलेंगे। तो यहाँ पे अदर रिएक्शंस भी हैं जैसे आपका है ZnO + C, तो ये Zn और CO। तो यहाँ पे है MnO2 + 4HCl जो कि आपका है मैग्नीशियम क्लोराइड + वाटर + क्लोरीन। तो यहाँ पे आपको इक्वेशन में कहा है कार्बन ऑक्सीडाइज हो रहा है टू CO कार्बन डाइऑक्साइड में
ZNO जो कि है जिंक ऑक्साइड जो Zn में रिड्यूस हो रहा है, और HCl जो कि है Cl2 में रिड्यूस हो रहा है। तो इस एग्जाम्पल से हम कह सकते हैं कि जब एक सब्सटेंस ऑक्सीजन गेन करता है या हाइड्रोजन लूज करता है तो उसे हम ऑक्सीडाइज कहते हैं, और जब एक सब्सटेंस जो होते हैं वो ऑक्सीजन गेन करता है या हाइड्रोजन गेन करते हैं तो उसे हम रिड्यूस कहते हैं, यहाँ पे आपका पॉइंट है, तो आप ये मार्क कर सकते हो अपने बुक में। और यहाँ पे है हैव यू ऑब्जर्व द इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शंस इन एवरीडे लाइफ। तो आपने ऑक्सीडेशन रिएक्शंस जो होते हैं तो अपने डेली लाइफ में आपने ऑब्जर्व किया है उनके इफेक्ट को। जैसे आपका है कोरोजन, तो आपको कोरोजन जो है आयरन पार्टिकल्स जो शाइनी होते हैं, पहले आपने न्यू बाई किया है तो वो शाइनी होते हैं, लेकिन जब वो थोड़े पुराने हो जाते हैं तो उसमें रेडिश ब्राउन कलर के कोटेड होते हैं, तो उसमें आपको ये कहते हैं जब आप वो कलर चेंज करने देखते हो तो ये डिकेट होता है, डिकेट होते जैसे दिखेगा। तो आपको ये प्रिवेंट करने के लिए क्या करना होगा, वो जो आपने आयरन नेल्स को लिए हैं तो उसके ऊपर रेडिश ब्राउन पाउडर जो होते हैं वो कोट करना होगा और उसे थोड़ी देर के लिए छोड़ना होगा। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन, जो प्रिवेंट करता है आयरन के रस्ट होने को। और इसमें आपको बोला है व्हेन अ मेटल इज अटैक्ड बाय सब्सटेंसेस, जैसे मॉइस्चर एसिड उनके ऊपर अटैक करते हैं तो वो कोरोड हो जाते हैं, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं कोरोजन। जैसे कि आपका एग्जांपल है ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर पर आप ब्लैक कोट करते हो, या ग्रीन कोट ऑन कॉपर, ये आपका एग्जांपल्स है। तो कोरोजन क्या क्या करते हैं, डैमेज करते हैं कार बॉडीज़ को, ब्रिजेस को, या आयरन रेलिंग्स को, शिप्स को जो कि मेड ऑफ मेटल्स होते हैं या आयरन्स के होते हैं। तो कोरोजन होते हैं आयरन जो कि एक सीरियस प्रॉब्लम होते हैं, तो क्योंकि वो आयरन को हम कितने पैसे में ख़रीदते हैं तो वो सब वेस्ट हो जाते हैं, तो इसलिए आपको वो कोरोजन कैसे प्रिवेंट करें ये आपको पढ़ना होगा, और आप ये डिटेल में चैप्टर 3 में पढ़ोगे। तो यहाँ पे है 1.3.2 में रेंसिडिटी। तो आपको पता है कि फैट्स और ऑयल जो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं तो वो रेंसिड होते हैं और उसके स्मेल और टेस्ट में चेंज आता है, तो उसे हम कहते हैं रेंसिड। जैसे कि आपको चिप्स होते हैं, आपको पता है आप चिप्स खाते हो तो वो चिप्स में क्या गैस होते हैं, नाइट्रोजन होते हैं। क्यों? क्योंकि वो ऑक्सीडाइज ना हो, तो इसीलिए वो प्रिवेंट करने के लिए नाइट्रोजन डालते हैं। तो यहाँ पे है आपका क्वेश्चंस, आपको यही है फॉर्मूला दिया गया है, यहाँ पे आपको इसको बैलेंस करना है। जैसे आपका यहाँ पे ऑक्सीडाइज जो इक्वेशन है उनको यहाँ पे लिखना है, और यहाँ पे जो रिड्यूस हो रहा है वो आपको यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पे आपका एक एग्जांपल देना है, जैसे कि डबल रिएक्शंस का, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का, तो हमने अभी पढ़ा है उसको, तो आप देख सकते हो। और यहाँ पे आपका चैप्टर हो जाता है फिनिश, और आपको यहाँ पे एक्सरसाइज दिए गए हैं, तो ये एक्सरसाइज हम करेंगे मेरे नेक्स्ट वीडियो पर। तब तक के लिए लाइक कीजिए, और अगर आपने ये चैप्टर को समझा है तो ये एक्सरसाइज को ट्राई कीजिए करने के लिए, और देखते रहिए मेरे चैनल को, सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नए नए वीडियोस के अपडेट मिलते रहे।